हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए इस लेक्चर में हम देख लेते हैं आगे के न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहले न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है इन द स्टेटमेंट। अ बॉक्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ मूविंग ट्रेन and the coefficient between the floor and the box is 0.24. Find the maximum acceleration of the train for which the box will lie stationary on the floor, given that g equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है स्टूडेंट, एक ट्रेन है, वो मान लेते हैं इस दिशा में जा रही है। ट्रेन के एक कंपार्टमेंट के फ्लोर के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। जो बॉक्स है एंड फ्लोर है उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, 0.24। तो हमें ये पूछा गया है यदि हम इस ट्रेन की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो अधिकतम मूल्य हमने उस एक्सेलरेशन का फाइंड करना है जिससे ये जो बॉक्स है, मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, ये जो बॉक्स है वो खिसक ना सके, मीन्स इसमें मूवमेंट ना हो पाए। वो अधिकतम हमने मूल्य किसका, एक्सेलरेशन का फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ द बॉक्स। हम मान लेते हैं जो बॉक्स है फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ उसका मास कितना है, कैपिटल एम, एंड स्मॉल ए बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये अधिकतम मूल्य है किसका, एक्सेलरेशन का, ऑफ द ट्रेन, किसकी एक्सेलरेशन है, ट्रेन की, एट विच द बॉक्स कैन रिमेन स्टेशनरी एट इट्स फ्लोर। जिससे क्या होगा, जो बॉक्स है वो क्या है, ठहरा हुआ ही रहता है, किसके कंपैरिजन, फ्लोर के। बॉक्स क्या है, फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है। हमने मान लिया है स्मॉल ए एक्सेलरेशन है किसकी, ट्रेन की, वो अधिकतम मूल्य एक्सेलरेशन का, जिससे क्या होगा, बॉक्स में क्या है, मूवमेंट नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स आइए इसे ब्रीफली हम समझते हैं क्या है। ये जो बॉक्स एंड ट्रेन है वो दोनों ही क्या है, गति में है। लेकिन यदि हम बॉक्स को इसके रिलेटिव टू फ्लोर देखते हैं, वो क्या है, ठहरा हुआ है, स्टेशनरी है, अचल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो जैसे ही हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, वेग को बढ़ाते हैं, ट्रेन का जो वेग है उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो बल कितना होगा, बल होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बॉक्स के ऊपर भी क्या, कितना बल है, मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट हमने स्पीड किसकी बढ़ाई है, हमने ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया है। तो यदि हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, अब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, प्रोड्यूस हो जाती है।
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो या दैट मीन्स फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी समय पर जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो विपरीत दिशा में एक सीडो बल उत्पन्न होता है। सीडो बल कब उत्पन्न होगा? जब क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तब क्या है, सीडो बल क्या है, उत्पन्न हो जाता है। अब सीडो बल किस पर उत्पन्न हुआ है, किस पर लागू हुआ है? इस बॉक्स के ऊपर। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। मीन्स वो बल कितना है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट जहां पर ये देखने की बात है, ये जो सीडो बल उत्पन्न हुआ है जब हमने ट्रेन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो ये बल चाहता है ये जो बॉक्स है वो पीछे को खिसक जाए, पीछे को खिसक जाए। लेकिन जो अधिकतम मूल्य होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो नहीं चाहेगा ये जो बॉक्स है वो पीछे को खिसके। अब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो विपरीत दिशा में होगी सीडो फोर्स की। अब हमने जहां पर ये माना है ये जो एक्सेलरेशन है वो अधिकतम मूल्य है एक्सेलरेशन का, जिससे ये बॉक्स हिल नहीं सकता, खिसक नहीं सकता। दैट मीन्स सीडो फोर्स पीछे को लगती है, तो इस बल को क्या है, अधिकतम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्थैतिक घर्षण बल है, वो क्या करता है, बैलेंस कर रहा है। मीन्स इतना ही बल, सीडो फोर्स के इक्वल बल क्या है, विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रहा है, जो इस बॉक्स को हिलने नहीं दे रहा, खिसकने नहीं दे रहा। दैट मीन्स एफ मैक्सिमम इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं म्यू इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू एफ मैक्सिमम ओवर नॉर्मल रिएक्शन। अब स्टूडेंट हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? नॉर्मल रिएक्शन देखें, बॉक्स है, ये कितना बल लगा रहा है फ्लोर के ऊपर। फ्लोर किसका है? कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक डिब्बा। उसके फ्लोर के ऊपर कितना बल लगाएगा? इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो फ्लोर भी उतना बल विपरीत दिशा में लगाता है। दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन वो कितनी होगी? आर इक्वल टू वेट ऑफ द बॉक्स, दैट मीन्स मास इनटू ग्रेविटी। नाउ स्टूडेंट्स आगे, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ मैक्सिमम, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड नॉर्मल रिएक्शन दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। इसके साथ ये कैंसल, m के साथ m। नाउ एक्सेलरेशन, ये कौन सी एक्सेलरेशन है? अधिकतम मूल्य एक्सेलरेशन का, जिससे क्या होगा, बॉक्स क्या है,
खिसक नहीं सकता। सो म्यू मल्टीप्लाई बाय जी, ये कितना दिया गया है 0.24, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन आ जाती है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अधिकतम मूल्य है एक्सेलरेशन का, जिससे क्या होगा, जो बॉक्स है वो स्टेशनरी ठहरा ही रहता है। किसके ऊपर? फ्लोर के ऊपर। फ्लोर किसका है? ट्रेन के डिब्बे का। तो ट्रेन के डिब्बे का जो फ्लोर के ऊपर बॉक्स है वो पड़ा रहेगा कब तक? जब तक एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू इससे बढ़ जाएगी, 2.45 से बढ़ जाएगी, तब क्या है, बॉक्स क्या है, स्टेशनरी नहीं रहेगा। हमने क्या फाइंड करना था? अधिकतम मूल्य किसका? एक्सेलरेशन का, ताकि जो बॉक्स है वो मूव ना हो पाए, स्टेशनरी रहे, ठहरा रहे। तो वो कितनी है एक्सेलरेशन? 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हमारे पास क्या है स्टेटमेंट में। A horizontal force of 12 kilogram force pushes a block weighing 5 kilogram force against a vertical ball। तो एक हमारे पास बॉल है, वर्टिकल बॉल, दीवार है, उसके ऊपर एक बॉडी हमने ऐसे रख दी है। इस बॉडी का जो वेट है दैट इज 5 किलोग्राम फोर्स। इस ब्लॉक के ऊपर कितना बल लगाया है? हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसे से पुश किया है, ऐसे पुश किया है। तो कितनी फोर्स के साथ पुश किया है? 12 किलोग्राम फोर्स के साथ। नाउ स्टूडेंट्स आगे, the coefficient of static friction between the wall and block is कितना है? 0.5। आगे, and the coefficient of kinetic friction कितनी है? 0.4। नाउ अब इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Will the block slide down अगेंस्ट द बॉल। यदि हम 12 किलोग्राम फोर्स के साथ इसे पुश करते हैं, ये नीचे को गिरता है और नहीं। अज्यूम द ब्लॉक वाज नॉट मूविंग इनिशियली। यदि ये पहले ही बैराम अवस्था में है, मीन्स यहाँ पर ये बैराम अवस्था में हम मानकर चलें यदि, और इसका जो वेट है वो इक्वल है 5 किलोग्राम फोर्स के, इसे पुश किया गया है 12 किलोग्राम फोर्स के साथ, तो ये नीचे को आएगा और क्या ये यहीं पर ही पड़ा रहेगा और पड़ा रहता है। सेकंडली, वेल द आंसर चेंज, क्या हमारा आंसर चेंज होगा यदि इफ द ब्लॉक वाज इनिशियली स्लाइडिंग। तो यदि ये पहले विराम अवस्था में, मीन्स ये ठहरा हुआ नहीं था, ये चल रहा था, नीचे को गति में था, तब हमने इसके ऊपर यदि इतना बल लगा दिया, क्या हमारा आंसर पहले की तुलना में डिफरेंट होगा? आइए अब इसे सॉल्व कर पता कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट। तो पहले पार्ट में क्या है, जब ये हमारे पास बॉडी है, इसका वेट जो है 5 किलोग्राम फोर्स के इक्वल है, नीचे को क्या है, एक्ट करता है। ये स्टेशनरी है, मीन्स ये ठहरी हुई है,
स्टैटिक पोजीशन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? हमने बल को हॉरिजॉन्टली ऐसे लगा दिया है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिएक्शन किस साइड होगी? इस साइड को। रिएक्शन इस साइड को। दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो इक्वल टू जितना हमने बल लगा दिया था, मीन्स इक्वल टू 12 किलोग्राम फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो वेट है वो तो नीचे को एक्ट करता है, मीन्स ये जो ब्लॉक है, बॉडी है, ये नीचे को आना चाहती है, नीचे को बल लगा रही है। कितना बल लगा रही है? इक्वल टू द वेट, मीन्स 5 किलोग्राम फोर्स के साथ नीचे को ये क्या करती है? बल लगाती है। अब ये है किस पोजीशन में? स्टैटिक पोजीशन में। ये चल नहीं रही, एक ही जगह पर है। नाउ नॉर्मल रिएक्शन भी हमें ज्ञात है, तो स्टैटिक फ्रैक्शन कितनी होगी? वो होगी विपरीत दिशा में। वो नहीं चाहती ये नीचे को आए। तो स्टूडेंट, हम स्टैटिक फ्रिक्शन को फाइंड कर लेते हैं। एफ एस इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो स्टैटिक फ्रैक्शन कितनी दी गई है? वो है 0.5 एंड नॉर्मल रिएक्शन 12 किलोग्राम फोर्स। तो ये हमारे पास 5/10 मल्टीप्लाई बाय 12। नाउ दिस बिकम्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 6 किलोग्राम फोर्स। जो बल ऊपर को लग रहा है वो तो है 6 किलोग्राम फोर्स। किस दिशा में? अपवर्ड। एंड जो बल नीचे को है इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, मीन्स वेट किसके इक्वल है? 5 किलोग्राम फोर्स। ये बल नीचे को था, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ऊपर को है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, जो बल ऊपर को लगता है घर्षण बल, वो अधिकतम है, ज़्यादा है। किससे? जो बल नीचे को लग रहा है। अब ऊपर का बल ज़्यादा होने के कारण, अधिकतम होने के कारण, ये ब्लॉक क्या है, बॉडी क्या है, वहीं पर रहती है। आइए अब सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें ये जो बॉडी है वो क्या है? पहले ही क्या है? गति में है। तब हमारा आंसर क्या होगा? नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं सेकंड केस को डिस्कस करने जा रहा हूं। जब ये ब्लॉक पहले से ही क्या था? खिसक रहा था, गति में था दीवार के साथ। तो इस केस में जो घर्षण बल होगा कौन सा होगा? गतिज घर्षण बल, ऊपर की दिशा में, विपरीत दिशा में। ब्लॉक हमारा नीचे को आ रहा है, गतिज घर्षण बल ऊपर को लग रहा है। हमने फोर्स कितनी है? 12 किलोग्राम फोर्स के साथ इसे पुश किया हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? वो भी उतनी होगी, इक्वल टू जितना बल के साथ हमने इसे पुश किया था। तो आइए काइनेटिक फ्रिक्शन को देख लेते हैं। एफ के इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर। नाउ एफ के गतिज घर्षण बल, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.4 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस बिकम्स 4/10 multiplied by 12. Now, kinetic friction, गतिज घर्षण बल
48/10 मीन्स गतिज घर्षण बल 4.8 किलोग्राम फोर्स। ये जो बल है ऊपर की दिशा में लग रहा है, लेकिन जो नीचे की दिशा में बल है ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी वो हमें कितना दिया गया था, 5 किलोग्राम फोर्स। तो जो नीचे को लग रहा बल है वो क्या है, अधिकतम है ऊपर लग रहे बल से। तो बॉडी क्या होगी, ब्लॉक क्या होगा, कॉन्टिन्यू ऐसे ही क्या है नीचे को आता रहेगा। कॉन्टिन्यू क्या करेगा, वो खिसकता रहेगा, गति में रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।